वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, किसी भी वैद्युत आवेश के चारों ओर का एक क्षेत्र होता है जिसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। कोई भी आवेश, परीक्षण धन आवेश Q0 प्लस वाला अगर यहाँ रख दें तो ये आवेश इस पर एक बल लगाएगा F। एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ये धनावेश चलने के लिए स्वतंत्र हो, पृथक हो, आइसोलेटेड हो, तो ये जिस भी काल्पनिक मार्ग पर चलेगा वो काल्पनिक मार्ग वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। किसी भी आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से होंगी, क्योंकि यहाँ आवेश रखेंगे तो ये बल ऐसे लगेगा, यहाँ आवेश रखेंगे परीक्षण धनावेश तो बल ऐसे लगेगा। तो एक तरह से त्रिज्यीय वैद्युत क्षेत्र हो गया, या रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यानी वैद्युत क्षेत्र को हम एक तरह से काल्पनिक इन रेखाओं के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र चारों ओर का क्षेत्र है, प्रभावी क्षेत्र है, आवेश पर बल लगाता है। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, इनके द्वारा प्रदर्शन होता है। अब अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से समांतर हों और समदूरस्थ हों, इक्वी डिस्टेंस और पैरेलल हो, पैरेलल लाइंस होंगी, तो ये जो है वो एक तरह से एक समान समरूप, एक समान कहिए या समरूप कहिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान वैद्युत क्षेत्र। अब बात है वैद्युत फ्लक्स की। मान लीजिए कोई एरिया इस तरह से ए है, मान लीजिए DA एरिया है। एरिया समतल एरिया सूक्ष्म एक सदिश राशि है। पृष्ठ पर जो लंब होता है वो इसकी डायरेक्शन होती है। पृष्ठ पर लंब बाहर की ओर ये लिखा जाएगा, अभी धीरे धीरे समझ आ जाएगी बात। तो यहाँ एरिया इस तरीके का है, DA एरिया है, इसकी डायरेक्शन ये है। और मान लीजिए यहाँ एक समान वैद्युत क्षेत्र यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E की डायरेक्शन ये है। ये जो समतल एरिया है इस पर लंब इधर भी होगा, इस पर लंब इधर भी होगा। लंब तो दोनों तरफ होंगे, लेकिन बाहर की ओर मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, तो यहां इस पृष्ठ पर लंब जो लिया जाएगा वो बाहर की ओर इस दिशा में लिया जाएगा। यानी ये डायरेक्शन क्या है, ये DA की डायरेक्शन है, DA कैप ये डायरेक्शन है, और E की डायरेक्शन भी यही है। तो जो वैद्युत फ्लक्स है वो इस एरिया से बहुत सारी बल रेखाएं गुजर रही हैं। इस टोटल एरिया से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, वैद्युत बल रेखाएं होगी, वो E.dA हो जाएंगी। इसे फाई E के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये फाई मतलब ऐसे करके E तिरछा हो गया, ग्रीक वर्ड हुआ फाई। E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे हम चर्चा करेंगे एक तरह से फाई B की भी, जहां चुंबकीय क्षेत्र की बात होगी। तो फाई E ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स E.dA, डॉट अदिश गुणा, याद होगा, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। बेसिक चीजें 100% तैयार होनी चाहिए, और वो भी समझ कर, क्योंकि याद की हुई चीजें तो भूल जाएगा, अगर समझ लिया है तो फिर वो कभी नहीं भूलेंगे। E.dA। अगर हम यहां से बात करें, डॉट को खोले तो E.dA cos थीटा, जैसे याद होगा A.B AB cos थीटा होता था, तो E.dA EDA cos थीटा हो गया। मतलब E वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, DA एरिया की दिशा है। अगर इनके बीच का कोण थीटा हो तो यहां से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E=EDA cos थीटा हो जाएगा। अब जैसे ये DA की डायरेक्शन ये है, E की डायरेक्शन भी यही है, तो थीटा का मान यहां तो 0 हो गया।
थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ हो गया ई डी ए, कॉस 0 1 होता है। तो इसको स्मॉल एरिया से चूंकि लिया है तो इसको हम डी फाई ई भी कह देते हैं। तो डी फाई ई डी ए हो गया। लेकिन अगर हमारा वैद्युत क्षेत्र ऐसे हो, वैद्युत क्षेत्र ई इस तरीके से है और एरिया मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, ये डी ए एरिया है, डी एरिया ये है, मतलब इसकी डायरेक्शन ये हो गई, ये डी ए की डायरेक्शन हो गई। और ये कोण अगर थीटा दिया हुआ हो, ये कोण थीटा दिया हो, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा और पृष्ठ पर लंब ये थीटा कोण हो इनकी डायरेक्शन के बीच का, तो तब होगा डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ये डी फाई ई हो गया। और मान लीजिए बहुत सारा बड़ा कोई एरिया हो और इसमें स्मॉल एरिया हमने डी ए लिया हो, स्मॉल एरिया डी ए, इसकी डायरेक्शन ये हो गई डी ए कैप। और मान लीजिए ऐसे कोई वैद्युत क्षेत्र हो ई, तो पूरे एरिया से, पूरा एरिया मान लीजिए ए है हमारा, डी एरिया ये लिया है, ये कोण थीटा है, पृष्ठ पर लंब और वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण। तो तब इस टोटल एरिया से अगर निकालना हो तो ई फाई, मतलब टोटल एरिया से इंटीग्रेशन करेंगे डी फाई ई, और ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। और डी ए एरिया है, इसका मतलब 0 टू ए आ जाएगा। लिमिट 0 कोई एरिया नहीं हो और टोटल एरिया अगर ए दिया हुआ है तो ये टोटल एरिया ए आ जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भौतिक राशि है जिसे हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अच्छी तरीके से तैयार करें। एक भौतिक राशि होती है वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाई माने दो होता है, डाइपोल दो ध्रुव वाला। जैसे एक प्लस क्यू आवेश हो, एक माइनस क्यू आवेश हो और एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी मान लीजिए आर पर रखे हुए हैं। अगर थोड़ी सी दूरी आर पर रखे हुए हैं और ये सेंटर है मान लीजिए इसका, जनरली ये डिस्टेंस एल, ये डिस्टेंस एल ली जाती है, तो टोटल लंबाई 2l हो गई। इस समायोजन को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की सीध में जो ये लाइन बनेगी, ये इसकी अक्षीय स्थिति कहलाती है, एक्सियल पोजीशन। और अगर इसके लंबर तक खींचेंगे तो ये इसकी निरक्षीय स्थिति कहलाती है। तो एक्सियल पोजीशन और ये नॉर्मल पोजीशन। यहां जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र किसी भी प्लस आवेश के कारण आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि E का मान था F/Q0। वहाँ कोई आवेश प्लस Q0 रखते थे, उस पर बल का मान निकालते थे। बल मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R स्क्वायर। और एकांक धनावेश पर निकालना हो तो F/Q0। इसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। तो जैसे किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, वैद्युत द्विध्रुव के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अक्षीय स्थिति में यहाँ से मान लीजिए किसी भी दूरी पर, इस दिशा में भी, निरक्षीय स्थिति में भी, इसी दिशा में भी, और यहाँ से किसी भी दिशा में एंगल थीटा बनाते हुए यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु हुआ, तो यहाँ भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो ये वैद्युत द्विध्रुव है। सामान्य सी जानकारी, बेसिक जानकारियाँ भी बताई जा रही हैं। इनको बहुत 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 अच्छी तरीके से समझ कर तैयार कर लेंगे।